जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो एग्रीकल्चरल हेरिटेज सब्जेक्ट की है और जो वीडियो का टॉपिक है वो है जर्नी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम पास्ट टू मॉडर्न एरा, यानी भारतीय कृषि की यात्रा और अतीत से आधुनिक युग तक इसका विकास। तो सबसे पहले ना इस टॉपिक को समझो कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। अगर आप इसको समझ जाते हो ना तो एग्जाम में आप खुद भी लिख के आ सकते हो। सबसे पहले ये समझो कि भारतीय कृषि की यात्रा का क्या मतलब है। तो देखो, अगर हम आपसे पूछें कि ये बताओ यात्रा का क्या मतलब होता है, तो आप बोलोगे किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे मान लो आप किसी ए स्थान से बी स्थान पर गए, तो ए से जब बी स्थान पर गए तो इसी को यात्रा कहेंगे। लेकिन हमारे टॉपिक में क्या दिया हुआ है, भारतीय कृषि की यात्रा। अब भारतीय कृषि की यात्रा कहाँ से शुरू होगी, तो सीधा सा है, जहाँ से कृषि की शुरुआत हुई वहीं से उसकी जर्नी या यात्रा स्टार्ट होगी। यानी इसको मान लेते हैं पास्ट से, यानी पास्ट में ही शुरू हुई होगी। तो पास्ट से लेके अभी तक, यानी जो वर्तमान समय चल रहा है या मॉडर्न टाइम कहें, तो वर्तमान समय तक ये जो कृषि की यात्रा है ना, इसको हमें समझना है। और इस यात्रा में या जर्नी में हमें क्या समझना है, तो कृषि में अभी तक, यानी जब से कृषि की शुरुआत हुई, जब से लेके अब तक कृषि में क्या क्या विकास हुआ है या क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, यही हमारे टॉपिक में यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, जर्नी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम पास्ट टू मॉडर्न एरा। एक बात और, अब हम इसको ऐसे तो नहीं समझ सकते। जैसे मान लो जो कृषि की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 6000 बीसी पहले। अब ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐसे समझें कि जिस दिन कृषि की शुरुआत हुई उसके अगले दिन क्या हुआ, फिर अगले दिन क्या हुआ, फिर अगले दिन क्या हुआ। तो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हजारों सालों का इतिहास है। तो इसको ना हम 3 कालखंड में तोड़ के समझेंगे। 3 कालखंड में तोड़ के क्यों, जैसे हिस्ट्री में डिवीजन नहीं होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। यानी प्राचीन काल को कहते हैं एंशियंट टाइम, और मध्यकाल को मिडिवल पीरियड, और जो आपका आधुनिक काल है उसे हम मॉडर्न पीरियड कहते हैं। तो इन 3 कालखंड में तोड़ के समझेंगे। देखो, अभी हो सकता है कि चीजें उतनी अच्छे से क्लियर नहीं हो रही हो, लेकिन घबराओ मत ही। यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे हमने आपको ना पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, आगे हम इसी फॉर्मेट पे बात करेंगे। यानी हम कृषि की यात्रा शुरू करेंगे पास्ट से और एंड करेंगे मॉडर्न टाइम पे आकर या प्रेजेंट समय पे। और इस यात्रा में हम क्या समझेंगे, तो जैसा हमारे टॉपिक में यानी डेवलपमेंट को, तो ये यात्रा कहाँ से शुरू होगी, पास्ट से। पास्ट में भी कहाँ से, तो प्राचीन काल से स्टार्ट होगी। प्राचीन काल से मध्यकाल पे आएंगे, मध्यकाल से मॉडर्न एरा पे आ जाएंगे। मॉडर्न एरा हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन पे, हरित क्रांति, और वर्तमान समय यानी जो समय चल रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले या तो आप ऐसा करो कि इसको नोट कर लो, अगर नोट नहीं करना हो तो उसका एसएस ले लो। एसएस लेने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आगे जो हम बात करेंगे ना वो इन्हीं सभी टॉपिक को करेंगे, अलग से कुछ नहीं है, बस इनको एक्सप्लेन करेंगे। यानी सबसे पहले देखेंगे प्राचीन काल में, जिस समय कृषि की शुरुआत हुई। तो कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो हुई नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक एज। तो न्यूलिथिक एज में देखेंगे कृषि में क्या क्या विकास हुआ। फिर ताम्रपाषाण काल पे आ जाएंगे यानी कॉपर एज। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को समझेंगे। प्राचीन काल सिंधु घाटी सभ्यता पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद मध्यकाल पे आ जाएंगे। मध्यकाल में जमींदारी प्रणाली को देखेंगे, फसल चक्र को। फिर मॉडर्न एरा पे आ जाएंगे। मॉडर्न एरा में ब्रिटिश शासन, हरित क्रांति और वर्तमान समय को समझेंगे। तो अब एक एक करके समझते हैं। देखो, हो सकता है अभी चीजें उतनी क्लियर नहीं हुई हो, लेकिन आगे सब क्लियर हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो जैसा अभी हमने आपको पीछे बताया ही था कि जो हम जर्नी स्टार्ट करेंगे वो करेंगे प्राचीन काल से यानी एंशियंट टाइम से। अब सवाल आएगा प्राचीन काल से क्यों, क्योंकि जो कृषि की शुरुआत है वो तो प्राचीन काल में ही हुई थी ना। प्राचीन काल में अगर बात करें कहाँ पे हुई थी कृषि की शुरुआत, तो नवपाषाण काल में हुई थी यानी न्यूलिथिक एज। यही वो काल है जिस समय जो मानव है उसने कृषि करना शुरू किया। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये जो नवपाषाण काल है ये शुरू हुआ 6000 बीसी पहले और एंड हुआ है 3500 बीसी पे आकर। इसको आप बीसी कहिए या ईसा पूर्व कहिए, एक ही बात है। हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, इंग्लिश में इसको बीसी कह देते हैं, बस लैंग्वेज का फर्क है। आप जैसे नोट करना चाहें इसको वैसे नोट कर सकते हैं। तो ये जो आपका न्यूलिथिक एज है ना, इसमें 2 सबसे बड़े चेंज हुए, या आप कह सकते हो कि 2 सबसे बड़ी चीजें हुई। क्या, पहला, इस काल में कृषि का विकास हुआ, यानी पहली बार मानव ने ना खेती करना शुरू किया। साथ ही
पशुपालन भी इसी काल में शुरू किया मानव ने। कौन कौन से पशु पाले तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो देखो, तो इस काल में मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की अवस्था में पहुंच गया। तो देखो, आपके जो नवपाषाण काल है ना, इससे पहले मानव क्या करता था, तो वो शिकार करता था, यानी जानवरों को मारता था और उनको खाता था। साथ ही वो खाद्य संग्राहक भी था, यानी जो खाने की चीजें होती थी जैसे कि आपका फ्रूट हो गया या आपका मोम हो गया, शहद हो गया, इन सभी को वो इकट्ठा करता था। लेकिन नवपाषाण काल में आकर पहली बार ऐसा हुआ कि मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक से ना खाद्य उत्पादक की अवस्था में पहुंच गया। यानी कहने का मतलब है कि वो खाने की चीजों का प्रोडक्शन करने लगा, या आसान शब्दों में कहें तो नवपाषाण काल में आकर वो कृषि कार्य करने लगा। साथ ही पशुपालन भी उसने इसी काल में शुरू किया। इसलिए नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति का नाम दिया जाता है। अब आप सोचोगे कि इसको क्रांति का नाम क्यों देते हैं, तो देखो, क्रांति का मतलब होता है जब किसी चीज में ना अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। इसका क्या मतलब है, जैसे आप सभी ने ना ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम तो सुन रखा ही होगा। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन को ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ना, तो आपका जो ग्रीन प्रोडक्शन था उसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया। या अचानक से कह सकते हो कि जो व्हीट प्रोडक्शन था या राइस प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। थोड़ा बहुत नहीं बढ़ा, बल्कि प्रोडक्शन में बहुत बड़ी वृद्धि हुई, इसलिए इसको क्रांति का नाम दिया जाता है। आसान शब्दों में याद रखो, जब किसी चीज़ में ना बहुत बड़ा एकदम परिवर्तन हो जाए उसी को क्रांति का नाम कहते हैं। अब खुद आप सोचो कि पहली बार मनुष्य ने खाने की चीज़ों को प्रोडक्शन करना शुरू किया या उनको उत्पादन करना शुरू किया, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसलिए नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति का नाम दिया जाता है। क्योंकि इसको हटा देना, ये इसमें नहीं आएगा, केवल यहाँ तक लिख नोट कर लेना। During this period, humans start agriculture and animal husbandry. The Neolithic period is also called Neolithic Revolution. अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या विकास हुए, यानी जो आपका न्यूलिथिक एज है या नवपाषाण काल है, इसमें कृषि में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ या क्या क्या विकास हुआ। तो देखो, पहला है कल्टीवेशन ऑफ राइस, बनाना, मिलेट्स एंड पल्सेस। तो जो नवपाषाण काल के लोग थे वो धान की खेती करते थे, बनाना यानी केला की खेती करते थे, मिलेट्स और पल्सेस की वो खेती करते थे। साथ ही अगर एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री में भेड़ को पालते थे और बकरी को पालते थे। एक बात और देखो, सबसे पहला पशु पाला गया था एग्रीकल्चर संबंधित, वो आपकी सिप है यानी भेड़ है। अब आप यहाँ पे ये कंफ्यूज मत करना कि सबसे पहला जो जानवर पाला गया था वो तो आपका डॉग था, तो फिर सिप कैसे है। तो देखो, जो डॉग है ना वो एग्रीकल्चर से संबंधित नहीं है। ये बात ठीक है कि वो सबसे पहले पाला गया था, लेकिन अगर एग्रीकल्चर से संबंधित अगर हम एनिमल की बात करें या जानवर की बात करें तो आपकी भेड़ है। तो सबसे पहले भेड़ पाला गया, उसके बाद बकरी को। तो जो नवपाषाण काल के लोग हैं वो आपकी भेड़ को पालते थे और बकरी को। अनाज भंडारण के लिए हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होता था, यानी हस्त निर्मित जो मिट्टी के बर्तन थे उनका उपयोग होता था। इससे ये पता लगता है कि इस समय पे प्रोडक्शन ठीक ठाक होता था, यानी वो उसको स्टोर भी करते थे। हैंडमेड पोट्री फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका ताम्रपाषाण काल, यानी कैलकुलिथिक या कॉपर एज। तो देखो, जो ताम्रपाषाण काल है इसको इसलिए ताम्रपाषाण काल कहते हैं, नाम से ही क्लियर है कॉपर एज। कॉपर एज क्यों, क्योंकि इस समय पे ना मानव ने कॉपर का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब एक बात आप खुद सोचो कि जो कॉपर के उपकरण हैं वो ज़्यादा बेटर होंगे कहीं ना कहीं पत्थरों के उपकरण से, क्योंकि इससे पहले यानी जो कॉपर एज है इससे पहले मनुष्य क्या कर रहा था, तो जो खेती बाड़ी कर रहा था ना वो पत्थरों की सहायता से कर रहा था, यानी पत्थरों को वो नुकीला बनाता था और उससे वो खेती करता था। लेकिन पहली बार कॉपर एज में आकर ऐसा हुआ कि उसने कॉपर के उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब आप खुद सोचो कि जो कॉपर के उपकरण हैं या टूल्स हैं वो पत्थर के टूल से तो अच्छे ही होंगे, यानी एक तो वो हल्के होंगे और साथ ही वो उस पत्थर के टूल से ज़्यादा धारदार होंगे। इसलिए जो खेती बाड़ी थी वो कॉपर एज में आकर उसमें काफ़ी विकास हुआ या डेवलपमेंट हुआ। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो जो ताम्रपाषाण काल है वो शुरू हुआ था 3500 ईसा पूर्व में और एंड हुआ है 1100 ईसा पूर्व पे या BC पर आकर। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि इस काल में मानव ने कॉपर का उपयोग करना शुरू कर
कर दिया। अब हम ये देख लेते हैं, ये आप खुद पढ़ लेना क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ताम्रपाषाण काल में कृषि में क्या क्या विकास हुआ। तो देखो पहला है हल का आविष्कार। तो जो आपका हल है यानी जो प्लो है उसका आविष्कार या कहें कि जो निर्माण हुआ था वो सबसे पहले आपका ताम्रपाषाण काल यानी कि कॉपर एज में ही हुआ था। साथ ही इस काल में सिंचित खेती की भी शुरुआत हुई। यानी देखो जो कॉपर एज है ना उसमें आके मानव ने ये समझ लिया कि फसल को प्रकृति के भरोसे नहीं उगाया जा सकता। कई बार क्या होता था कि बारिश अच्छे से हो जाती थी लेकिन कई बार जो बारिश थी ना वो काफी लंबे गैप पे होती थी, इसलिए फसल सूखने लगती थी। तो मानव ने ये समझा कि फसल को पानी देने की आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब है कि जो सिंचाई करनी शुरू की गई या फसलों को पानी देने की जो शुरुआत हुई वो भी आपकी ताम्रपाषाण काल में ही हुई थी। तो ये दो सबसे बड़े विकास हुए थे ताम्रपाषाण काल में, पहला हल का आविष्कार, दूसरा सिंचाई यानी एरिगेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखो ये जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें अभी हमने आपको पीछे बताया कि जो कॉपर एज है वो तो चल ही रहा है, तो कॉपर एज में ही पहली बार एक सभ्यता अस्तित्व में आई, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस है और इसमें कृषि में ना काफी डेवलपमेंट हुआ या काफी विकास हुआ। अब वो विकास क्या हुआ तो इस पर अभी हम आगे बात करेंगे। उससे पहले इसके टाइम पीरियड को देखो। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये जो अस्तित्व में आई इसकी शुरुआत हुई वो हुई 3300 ईसा पूर्व और ये जो सभ्यता है इसका एंड हुआ है 1300 ईसा पूर्व पे आकर या बीसी पे आकर। तो इस सभ्यता में जो रहने वाले लोग थे ना उनके जीवन में ना कृषि एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। यानी जो अधिकांश लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के वो खेती करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। ये सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी हुई थी जिसने कृषि के लिए उपजाऊ भूमि उपलब्ध कराई। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, चावल, कपास, तिलहन आदि फसलों को उगाते थे। एग्रीकल्चर वॉज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पीपल्स लिव्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। दिस सिविलाइजेशन वॉज सेटल्ड along the banks of the Indus River and its tributaries, which provide fertile land for agriculture. The people here grow crop like wheat, barley, rice, cotton, oilseed, etc. अब हम ये देख लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें कृषि में क्या क्या विकास हुआ या डेवलपमेंट हुआ। तो पहला है सिंचाई प्रणाली। तो देखो सिंचाई करने की शुरुआत तो ताम्रपाषाण काल में हुई, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें सिंचाई प्रणाली का विकास किया गया। ये जो सिंचाई है उसको करने के अलग अलग तरीकों का विकास आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए नदियां, नहरों और कुओं का उपयोग करते थे। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज्ड रिवर, कैनाल्स एंड वेल्स फॉर इरिगेशन। इसके बाद है पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पशुओं को पालते थे। और बात करें कि कृषि में कौन कौन से उपकरणों का उपयोग करते थे तो हल, फावड़ा, कुदाल और भी बहुत सारे जो एग्रीकल्चर टूल्स थे या इक्विपमेंट थे उनका उपयोग किया जाता था। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो हल है, फावड़ा है और कुदाल है। देखो हमने आपको पीछे ही बताया था कि जो हम जर्नी स्टार्ट करेंगे वो पास्ट से स्टार्ट करेंगे, पास्ट के बाद आ जाएंगे मिडिवल पीरियड पे आपके मध्यकाल में। तो जो एंशियंट टाइम है उसमें कृषि में क्या क्या विकास हुआ तो ये हमने समझ लिया। अब समझते हैं मध्यकाल में आकर कृषि में क्या विकास हुआ। तो मध्यकाल में सिंचाई प्रणाली और कृषि तकनीकों में काफी सुधार हुआ। तो देखो कृषि की शुरुआत तो हो ही चुकी है, लेकिन मध्यकाल में आकर क्या हुआ कि जो सिंचाई प्रणाली है साथ ही जो कृषि करने के तरीके हैं, जो एग्रीकल्चर करने के तरीके हैं उनमें काफी डेवलपमेंट हुआ या काफी सुधार हुए। और साथ ही जो मध्यकाल है इसमें एक और सबसे बड़ा चेंज हुआ या डेवलपमेंट हुआ वो है जमींदारी प्रणाली यानी जमींदारी सिस्टम। तो देखो जो आपका मध्यकाल है ना उसमें आकर पहली बार ऐसा हुआ कि जो खेती बाड़ी है ना वो जमींदारी प्रणाली के अंतर्गत आ गई। इसका क्या मतलब है तो इसको यहाँ पे समझो। तो देखो मध्यकाल से पहले क्या था कि जो किसान थे ना वो अपने हिसाब से खेती करते थे, यानी उनको जहाँ ठीक लगा वहाँ उन्होंने खेती की। लेकिन मध्यकाल में आकर ना ये व्यवस्था चेंज हो गई, यानी जो आपकी भूमि है वो जमींदारी प्रणाली के अंतर्गत आ गई। अब ये जमींदारी प्रणाली क्या है तो इसको समझो। देखो जो मध्यकाल है उसमें राजा महाराजाओं का रूल अच्छे से स्टार्ट हो चुका था। अभी जो राजा महाराजा थे इन्हें अपना राज्य
चलाने के लिए टैक्स चाहिए। तो अब ये टैक्स कलेक्ट कैसे करेंगे जो खेती करने वाले लोग हैं, एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं? तो इनके पास दो ऑप्शन हैं, या तो राजा खुद एक एक व्यक्ति से जाकर टैक्स कलेक्ट करें, यानी जो भी एरिया है, जैसे मान लो ये ना एक्स एरिया है, अब राजा यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं या खेती करने वाले लोग हैं उनसे एक एक करके टैक्स ले, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, सीधी सी बात है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त कर दे, उससे ये टैक्स ले। तो राजा क्या करता था, ये जितनी भी भूमि है ना इस गांव की, एक्स गांव की, ये किसी एक व्यक्ति की या दो व्यक्ति के नाम कर देता था और उनसे बोलता था कि यहाँ पर खेती करवाओ भूमि पर, उनसे टैक्स लो। तो जो वहाँ पर रहने वाले किसान थे ना, जैसे एक्स गांव में रहने वाले किसान हैं, अब वो जो इस भूमि पर अगर खेती करेंगे तो वो खेती करने के बदले इस ए व्यक्ति को टैक्स देंगे। अभी ए व्यक्ति टैक्स को क्या करेगा, राजा को पहुंचा देगा। तो इसी सिस्टम को जमींदारी प्रणाली कहते हैं। यहाँ पर और अच्छे से समझो तो मध्यकाल में कृषि जमींदारी प्रणाली पर आधारित थी, जहां किसान जमीन के मालिक जमींदारों के लिए काम करते थे। हम आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद जो मध्यकाल में दूसरा विकास हुआ है, दूसरा डेवलपमेंट हुआ कृषि में, वो है फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन। तो देखो क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है फसल को अदल बदल के बोना, यानी कहने का मतलब जैसे मान लो अगर एक सीजन में आपने राइस लगाई तो उसके अगले सीजन में व्हीट लगा दिया, फिर उसके बाद गन्ना लगा दिया यानी शुगर कैन लगा दिया, फिर कुछ और लगा दिया, यानी फसलों को अदल बदल के बोया जाता है, इसी क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो जो मध्यकाल है ना उसमें आकर ना किसानों ने क्रॉप रोटेशन को अपनाना शुरू कर दिया, या खेती में फसलों को वो अदल बदल के बोने लगे। अब क्रॉप रोटेशन के कितने ज़्यादा फायदे हैं तो आप सभी को अच्छे से पता है, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो। अभी जो क्रॉप रोटेशन था इससे ना केवल मृदा की फर्टाइल बढ़ी या उसकी उर्वरता बढ़ी, बल्कि उत्पादन में भी सुधार आया। तो मध्यकाल में 3 फसल चक्र प्रणाली जैसी नई तकनीकी ने मिट्टी की उर्वरता और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया। तो देखो जो आपका मध्यकाल है उसमें जो किसान थे ना वो 3 फसल प्रणाली को उपयोग करने लगे, यानी वो एक साल में 3 बार फसलों को लेते और अदल बदल के फसलों को लेते, इसी को 3 फसल प्रणाली कहते हैं या 3 फसल चक्र के नाम से जाना जाता है। इन दी मिडिवल पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज सच एज दी 3 क्रॉप रोटेशन सिस्टम इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। देखो अब जो मध्यकाल है वो आपका यहाँ पर आकर एंड हो गया, यानी हमने ये भी समझ लिया कि जो एंशियंट टाइम है उसमें कृषि में क्या विकास हुए, एंशियंट से मध्यकाल पर आ गए, मध्यकाल में भी समझ लिया। तो अब हम ये समझते हैं कि जो मॉडर्न टाइम है या आधुनिक काल है उसमें कृषि में क्या क्या विकास हुए। तो सबसे पहले मॉडर्न एरा को शुरू करते हैं ब्रिटिश शासन से, यानी ब्रिटिश रूल से। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कृषि को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो देखो जो ब्रिटिश रूल था उसमें कृषि में काफ़ी डेवलपमेंट भी हुए और साथ ही डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई ब्रिटिश शासन के दौरान। तो कृषि में क्या डेवलपमेंट हुआ ब्रिटिश शासन में, तो पहला है नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप। तो देखो जो ब्रिटिश शासक थे ना वो नकदी फसलें या कैश क्रॉप पर बहुत जोर देते थे। अभी कैश क्रॉप क्या होती हैं, तो देखो कैश क्रॉप वैसी क्रॉप होती हैं जिन्हें जो किसान होता है ना वो बेचने के लिए ही उगाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गन्ना हो गया, कपास हो गया। जैसे मान लो कि किसान कपास का उत्पादन कर रहा है, वो कपास को अपने पास नहीं रखेगा कि मान लो 10 कुंटल कपास का उत्पादन हुआ और वो उसने अपने पास रख लिया अपने यूज में, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। वो जितना भी उसका उत्पादन होगा उसके अधिकांश भाग को वो सेल कर देगा, तो इसी को कैश क्रॉप कहते हैं। अब आप सोचो कि इससे ब्रिटिश शासन क्या लेना देना, किसान की मर्जी भाई, वो गन्ना उगाए, कपास उगाए, जो इसको ठीक लग रहा है वो उगाए। तो देखो इसको समझो। तो जो आपकी जो कैश क्रॉप है इसमें क्या होता था कि जो ब्रिटिश लोग थे ना इनको बहुत सस्ते दामों पर खरीदते थे। जैसे कपास की बात करें तो वो जबरदस्ती कपास की खेती कराते थे। अब इस कपास को ना वो बहुत सस्ते दामों पर खरीदते थे। उसके बाद क्या करते थे, इसको या तो ये अपने देश में एक्सपोर्ट कर देते थे, या जो इनकी कंपनियां थी ना लगी हुई वहां पर मतलब भारत में, उसमें ये बेच देते थे। उसके बाद इस कपास से वो कपड़े को बनाते थे और उस कपड़े को ना बहुत ही ऊंचे दामों पर ये सील करते थे या बेचते थे। यानी देखो कितना ज़्यादा फायदा है। अगर यहाँ पे अगर इसको 4 रुपये का खरीद रहे हैं ना कपास को, 4 रुपये क्विंटल, तो इसी 4 रुपये क्विंटल से ना ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं बल्कि प्रॉफिट ले पाते थे।
अगर यहाँ 4 खरीद रहे हैं तो यहाँ इनको 400 का प्रॉफिट होता था, इसलिए कैश क्रॉप पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। तो ब्रिटिश शासकों ने भारत को कच्चे माल के स्रोत और तैयार उत्पाद के बाजार के रूप में देखते हुए खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसल जैसे कपास, गन्ना और नील की खेती को बढ़ावा दिया। तो याद रखना, ये ब्रिटिश शासन में बहुत बड़ा डेवलपमेंट था कि जो किसान थे उनसे जबरदस्ती जो आपकी कैश क्रॉप है उनका प्रोडक्शन हुआ। अब जब कैश क्रॉप का प्रोडक्शन होगा, सीधी सी है कि जो कैश क्रॉप का एरिया है वो बढ़ेगा। तो भारत में अचानक से जैसे कपास, गन्ना और नील की खेती बड़े पैमाने पर शुरू हो गई। अब शुरू हो गई या शुरू करवाई जबरदस्ती, वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो पहला है कैश क्रॉप, यानी वो कैश क्रॉप की खेती भारत में की जाने लगी। इसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ वो है सिंचाई और परिवहन, यानी एरीगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो, जो ब्रिटिश लोग थे या जो ब्रिटिश शासक थे, उन्होंने भारत में एरीगेशन और ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है उसमें काफी सुधार किया। अब आप सोचोगे ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने सोचा कि जो किसान है वो परेशान हो रहे हैं, इसलिए उनको सिंचाई की व्यवस्था दी जाए और परिवहन की भी। अब देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे चीजें दिखती हैं ना वैसी वो होती नहीं है। इसका क्या मतलब है? तो देखो, जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने सिंचाई की व्यवस्था में जरूर सुधार किया या परिवहन की व्यवस्था में जरूर सुधार किया, लेकिन इस सुधार का मतलब किसानों को अच्छा जीवन देना नहीं था या उनको प्रॉफिट देना नहीं था, बल्कि इन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए सुधार किया। क्यों किया, इसको समझो। तो देखो, अगर सिंचाई की बात करें तो अभी हमने आपको पीछे बताया कि जो ब्रिटिश लोग थे ना, ये जबरदस्ती नकदी फसलें उगवाते थे। अब एक बात बताओ, ये जो नकदी फसलें होती हैं इन्हें पानी ज़्यादा चाहिए होता है, साथ ही इनकी जो ड्यूरेशन होती है या जो तैयार होती हैं ये लंबे समय में तैयार होती हैं। तो इस लंबे समय, जैसे गन्ने की बात करें तो गन्ना लगभग 1 साल ले लेता है तैयार होने में, तो 1 साल तक उसे एरीगेशन करनी होगी। अब एरीगेशन जो नॉर्मल तरीके हैं उनसे आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो क्या होता था कि प्रोडक्शन अच्छा नहीं था। तो उन्होंने देखा कि यार प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो जो सिंचाई की व्यवस्था है, जो एरीगेशन फैसिलिटी है, उसको अच्छा करना होगा। साथ ही परिवहन की बात करें तो जो प्रोडक्शन होता था ना उसको ले जाने के लिए इन्हें दिक्कत होती थी। जैसे मान लो अगर किसी एरिया में ना कॉटन का प्रोडक्शन हुआ है, अब इस कॉटन को ये जो ब्रिटिश लोग थे कहीं ना कहीं तो लेके जाएंगे, या तो अपने देश में एक्सपोर्ट करेंगे इंग्लैंड में, अगर एक्सपोर्ट नहीं करना तो अगर किसी मील तक लेके जा रहे हैं तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए होगा ना। इसलिए इन्होंने सिंचाई और परिवहन की जो व्यवस्था है उसमें सुधार किया। तो ब्रिटिशों ने कुछ सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया और परिवहन नेटवर्क का विस्तार किया। हालांकि इन विकासों का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना था, न कि किसानों के जीवन स्तर में सुधार करना। द ब्रिटिश बिल्ट सम इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड एक्सपेंडेड द ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। हाउएवर, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डेवलपमेंट्स was to transport agricultural products to the market and not to improve the living standards of the farmer। इसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट है वो है भुखमरी और अकाल। देखो, भुखमरी और अकाल का मतलब होता है कि जब खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में चीज़ें ना हों, तो खाने के लिए मुख्यतः किस चीज़ का उपयोग होता है, तो अनाजों का ही सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो ये जो अनाज है जब पर्याप्त मात्रा में ना हो या खाने के लिए एक बड़ी पॉपुलेशन को ना मिले तो उसी स्थिति को भुखमरी और अकाल कहते हैं। अब आप सोचो कि इसका ब्रिटिश शासन से क्या लेना देना। तो देखो, जो ब्रिटिश शासन था ना, इस दौरान भारत में कई बार भुखमरी अकाल की स्थिति पैदा हुई। अब सवाल आता है क्यों हुई, तो इसके 2 कारण हैं। पहला है नकदी फसलें, दूसरा है आपका एक्सपोर्ट। दोनों को समझो। तो जैसा हमने अभी आपको पीछे बताया था कि जो ब्रिटिश शासक थे या जो ब्रिटिश लोग थे ये जबरदस्ती किसानों से नकदी फसलें उगवाते थे। अब आप सोचो, जब नकदी फसलें उगेंगी तो ग्रीन क्रॉप में तो कमी आएगी, सीधा सा है। ग्रीन क्रॉप में क्यों कमी आएगी, तो देखो, जो ग्रीन क्रॉप है यानी जो अनाज की फसलें उनका एरिया कम होगा, क्योंकि पहले इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी कि किसान नकदी फसलों को ही बड़े लेवल पे कर ले, ग्रेन क्रॉप को ही बड़े लेवल पे कर ले। तो इससे क्या हुआ कि जो अनाज की फसलें या जो ग्रेन क्रॉप हैं उनके प्रोडक्शन में कमी आई। दूसरा कारण था एक्सपोर्ट का। देखो, जितना भी प्रोडक्शन होता था ना उसके अधिकांश भाग को ये विदेश में एक्सपोर्ट कर देते थे ताकि ये उससे अच्छा पैसा कमा सकें। भले ही इनको ये पता हो कि अगर इस साल एक्सपोर्ट किया गया या विदेश में भेजा गया
गया तो जो भारत के किसान हैं वो भूखे मर सकते हैं, क्योंकि इस साल प्रोडक्शन काफ़ी कम हुआ है। लेकिन फिर भी ये जानबूझ के उसको एक्सपोर्ट कर देते थे अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। तो सीधा सा है, उत्पादन पहले से ही कम हुआ और जितना उत्पादन हुआ उसके अधिकांश भाग को इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब खाने के लिए जो बड़ी जनसंख्या है उसको अनाज नहीं मिल पाएगा, अनाज नहीं मिलेगा तो भुखमरी और अकाल की स्थिति पैदा होगी। तो जो ब्रिटिश शासक हैं, ये जो ब्रिटिश शासन है, इनके दौरान भारत में कई बार भुखमरी और अकाल की स्थिति पैदा हुई। इसका मुख्य कारण कृषि उत्पादन में कमी क्यों? क्योंकि वो नकदी फसलें करते थे और साथ ही जो अनाज है उनको वो निर्यात करते थे या विदेश में उसको एक्सपोर्ट करते थे। बाकी इंग्लिश में आप खुद पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं समझाने के लिए। इसके बाद देखो, अब बात करते हैं आज़ादी के बाद, यानी ब्रिटिश शासन में देख लिया हमने कृषि में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। अब समझते हैं आज़ादी के बाद यानी हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी हम कहाँ बात कर रहे हैं? तो मॉडर्न एरा में बात कर रहे हैं या आधुनिक काल में बात कर रहे हैं? आधुनिक काल में हम कहाँ तक पहुँच गए? तो हरित क्रांति, यानी अब जो भारत है वो आज़ाद हो चुका है, क्योंकि आज़ादी के बाद ही हरित क्रांति हुई थी। अब हरित क्रांति क्या है? तो देखो, हरित क्रांति में क्या हुआ था कि जो डॉक्टर नॉर्मन थे ना, उन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटीज को इंट्रोड्यूस किया था। और ये जो हाई यील्डिंग वेराइटीज हैं, इनसे प्रोडक्शन में काफ़ी सुधार हुआ या काफ़ी वृद्धि हुई। तो 1960 और 1970 के दशक के, एक मिनट, ये 1960 से 1970 के दशक में हरित क्रांति ने भारतीय कृषि में एक नई क्रांति लाई। उच्च उपज देने वाली फसलें, रासायनिक उर्वरक और आधुनिक सिंचाई तकनीकों का प्रयोग बढ़ा और इससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई और भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना। तो देखो, जो कृषि में सबसे बड़ा विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो है हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि इसने जो उत्पादन था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। दी ग्रीन revolution in 1965 to 1968 brought a new revolution in Indian agriculture. The use of high yielding variety, कर लेना इसको, the use of high yielding varieties, chemical fertilizers and modern irrigation techniques increase. This increased food grains production and India become self sufficient in food grains. तो देखो, हमने मॉडर्न एरा में आके ये भी समझ लिया कि जब ब्रिटिश शासन था उसके समय कृषि में क्या क्या विकास हुआ, आज़ादी के बाद कृषि में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ या विकास हुआ। अब हम देख लेते हैं कि जो वर्तमान समय है इसमें कृषि में क्या क्या विकास हुआ है, यानी अब बात करते हैं वर्तमान समय की यानी प्रेजेंट टाइम की। अब हम ये देख लेते हैं कि जो वर्तमान समय यानी जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय कृषि में क्या क्या विकास हुए हैं या क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। तो ये तो एकदम आसान है, यानी आपको अच्छे से पता हो कि वर्तमान में कृषि में क्या क्या विकास हुए हैं। आपको अपनी आंखों देखी चीजें लिखनी है क्या। जैसे देखो, पहला जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो है मशीनीकरण यानी मैकेनाइजेशन। तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो वर्तमान समय है ना उसमें बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर मशीनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, रोटोवेटर, हल, थ्रेसर और भी बहुत सारी मशीनें हैं, इक्विपमेंट हैं जिनका एग्रीकल्चर में उपयोग किया जाता है। और जो दूसरा डेवलपमेंट है रासायनिक इनपुट यानी केमिकल्स इनपुट्स। तो देखो, जो केमिकल हैं, जो रसायन है, इनका उपयोग वर्तमान में बड़े लेवल पे किया जाता है, आपको अच्छे से ही पता होगा। यानी जो एग्रीकल्चर है, जैसे कि उसमें फर्टिलाइजर का उपयोग हो गया, पेस्टिसाइड का उपयोग हो गया, वीडीसाइड का उपयोग हो गया। तो ये जो केमिकल्स है ना, इनसे उत्पादन में वृद्धि होती है। ये बात ठीक है कि ये नुकसान भी बहुत ज़्यादा देते हैं, चाहे पर्यावरण हो या हमारी हेल्थ हो, लेकिन वो एक अलग चीज़ हो जाती है। अभी हम इसके डेवलपमेंट को देख रहे हैं। तो जो डेवलपमेंट में बात करें कि जो रसायन हैं, जो केमिकल्स हैं, इनके उपयोग से उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। साथ ही इनके जो उपयोग है उससे खेती करना भी आसान हो गया। जैसे कि मान लो अगर पेस्ट का नियंत्रण करना है तो सीधा केमिकल का छिड़काव कर लो। बीडीसाइड यानी खरपतवार को नियंत्रण करना है तो जो बीडीसाइड्स होती हैं, जो खरपतवार नाशी होती हैं, उनका छिड़काव कर लो। तो कृषि करना इन केमिकल से आसान हो गया है। दूसरा, इनसे उत्पादन में भी सुधार हुआ है। तो वर्तमान में रसायनों के उपयोग जैसे कि उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार नाशी बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं, जिससे फसल उपज में वृद्धि हुई है। परंतु इसका उपयोग पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए
लिए हानिकारक है। एट प्रेजेंट टाइम केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड एसेट्रा आर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल which has increased the crop yield but it is used harmful for environment and health। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडर्न टाइम है, जो प्रेजेंट टाइम है, उसमें जो डेवलपमेंट हुआ है वो है व्यावसायिक खेती यानी कमर्शियल फार्मिंग। तो देखो जो वर्तमान समय है ना, उसमें जो किसान है वो कमर्शियल फार्मिंग करता है। वहीं अगर बात करें मध्यकाल की या आपके एंशियंट टाइम की, तो उस समय पे क्या था, जो किसान था वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करता था या निर्वाह कृषि करता था। दोनों क्या मतलब होता है, तो देखो निर्वाह कृषि का मतलब होता है उतनी खेती करना जितने में तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, यानी जो किसान है उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, उसी को निर्वाह कृषि कहते हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में जो खेती है ना वो एक तरीके से कमर्शियल है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास ना 10 हेक्टेयर भूमि है और इससे जो आवश्यकता है ना अनाज की वो 1 हेक्टेयर से पूरी हो सकती है, लेकिन फिर भी ये 10 के 10 हेक्टेयर में खेती करेगा। खेती क्यों करेगा, क्योंकि देखो जो 1 हेक्टेयर है उसको तो ये अपने लिए रख लेगा क्योंकि इसकी जो आवश्यकता है वो 1 हेक्टेयर से पूरी हो जाएगी। बाकी 9 हेक्टेयर का जितना भी प्रोडक्शन होगा ना उसको वो ले जाके मार्केट में सेल कर देगा। इसी को कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। यानी जो प्रोडक्शन है वो अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा करने के लिए वो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते ही हैं, साथ में उसको बड़े लेवल पर मार्केट में सेल भी करते हैं, उसको ट्रेड भी करते हैं। तो आधुनिक कृषि मुख्यतः व्यावसायिक है जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। उस उत्पादन का अधिकांश हिस्सा बाजार में बेच दिया जाता है। मॉडर्न एग्रीकल्चर इज मेनली कमर्शियल इन विच प्रोडक्शन इज डन ऑन अ लार्ज स्केल एंड द मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज सोल्ड इन द मार्केट। इसके बाद जो नेक्स्ट और जो लास्ट है वो है व्यापार यानी ट्रेड। तो देखो जो एग्रीकल्चर ट्रेड है ना, अगर वर्तमान समय में बात करें तो वो ना केवल नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी किया जाता है। जिससे मान लो किसी भी देश में ना अनाज का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो वो उसको नेशनल लेवल में तो ट्रेड होगा, सीधी सी बात है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा या जो बचा हुआ हिस्सा है उसको इंटरनेशनल लेवल पर भी ट्रेड किया जाता है, उसका व्यापार किया जाता है। हालांकि ये मिडिवल पीरियड में कम था और एंशियंट टाइम में तो ना के बराबर था। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो आपका ट्रेड है वो बड़े लेवल पे किया जाता है। तो वर्तमान में कृषि उत्पादों का व्यापार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर किया जाता है। एट प्रेजेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर ट्रेडेड ऑन अ लार्ज स्केल एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो देखो जो वीडियो है वो यहीं पर आकर कंप्लीट होती है। इस टॉपिक को समझाने के लिए ना हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हो सकता है आपको कोई चीज़ उतनी अच्छे से समझ में नहीं आई हो या कहीं भी कोई भी डाउट हो ना, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।